प्रिय साथियों नमस्कार। मैं पुनः आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ वेद साहनी द्वारा रचित तमस्या उपन्यास के कथा संवाद को लेकर के। और इस कथा संवाद को आप सभी मन लगाकर सुने और अवश्य ही आपको एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक जो जानकारी है वह आपको प्राप्त होगी। तो आप हमारे साथ बने रहें। हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया इसके प्रमुख पात्रों में, जैसे कि जर्नैल है, वह भी कमेटी में जाता है। नथुराम है, वह जात का चमार है और जानवरों की खाल उतारने का काम करता है। कांग्रेस कमेटी बनी हुई है, मुस्लिम लीग कमेटी बनी हुई है। प्रोफेसर डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड है जो कि ज़िले का कमिश्नर है, और उसकी एक पत्नी है लीजा जो कि बाहर से कभी कभी आती है और रुकती है। इसी प्रकार हरनाम सिंह है, इकबाल सिंह है, अली बख्श हैं, और राजू है एक मुस्लिम महिला जो कि अपना दृढ़ साहस दिखाती है। रमजान है और कन्या है। ऐसे कई सारे पात्र हैं। तो जैसे जैसे हम उपन्यास को पढ़ते जाएंगे हमारे सामने पात्रों का परिचय आता जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम पंक्ति ये थी, लंबे कीड़े की तरह छल्ले बनाती खुलती जा रही थी। अर्थात जो सुअर था वह कमरे में घूम रहा था और उसकी पूंछ ऐसे बन रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, नत्थू ने दांत पीस कर कहा, यह मेरे बस का रोग नहीं है, यह सुअर आज मुझे ले दे जाएगा। जैसे हम कोई काम करते हैं हमें लगता है कि नहीं यार आ तो आर या तो पार, तो सोच रहा था कि यह सुअर ले दे जाएगा, ऐसा उसने कहा। उसका मन हुआ एक बार फिर सुअर की टांग पीछे से खींचकर उसे उल्टा गिराने की कोशिश कर देखे। बाएं हाथ में छुरे को ऊंचा उठाए वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कोठरी के बीचों बीच चला आया। सुअर दाएं हाथ की दीवार के सिरे तक पहुंचकर बाईं ओर दीवार के साथ साथ चलने लगा। नत्थू को अपनी ओर बढ़ते देखकर भागने की बजाय वह मुड़कर नत्थू की ओर आने लगा। एक बार सुअर गुर्राया भी, जैसे वह नत्थू पर झपटने जा रहा हो। नत्थू एक एक कदम पीछे की ओर उठाने लगा। उसकी आंखें अभी भी सुअर की थूथनी पर लगी थीं। अब सुअर उसके ऐन सामने था। जैसे हम कभी किसी चीज़ पे वार कर रहे हैं या आक्रमण करने जा रहे हैं तो वह ऐन हमारे सामने है, और इसी प्रकार की परिस्थिति कुछ यहाँ पे बनी हुई है। सुअर ऐन उसके सामने है। ऐन उसके सामने था, ऐन उसके सामने था। देखते ही देखते उसी की ओर बढ़ रहा था। इस स्थिति में उसकी पिछली टांग को पकड़कर पीछे की ओर खींचना और उसे पीठ के बल गिरा पाना असंभव हो गया था। सुअर की छोटी छोटी लाल आंखों में खुमार छाया था। न जाने क्या कर बैठे, पर नत्थू बदहवास हो रहा था। 2 बज चुके थे और जो काम पिछली शाम से अब तक नहीं हो पाया था वह अब पौ फटने से पहले कैसे हो पाएगा। पौ फटना मतलब जैसे कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगता है तो उसे पौ फटना कहा जाता है। किसी वक्त भी जमादार का छकड़ा आ सकता है, और जो काम न हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा दोस्त दुश्मन बन जाए। खालें दिलवाना बंद कर दे, कोठरी में से उठवा दे, किसी से पिटवा दे, परेशान करे। नत्थू के हाथ पैर फूलने लगे। वह मन ही मन जानता था कि सुअर को पिछले पांव से पकड़ने पर सुअर काट खाएगा या उछलेगा और हाथ छुड़ा लेगा। सहसा नत्थू भन्ना उठा, बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे उसके तन बदन में आग लग गई हो। या मैं नहीं रहूँगा या यह नहीं रहेगा, उसने कहा, और झट से लौटकर आले के फर्श पर रखी पत्थर की सिल उठा ली। सिल उठाकर वह सीधा कोठरी के बीचों बीच पहुंच गया। सिल को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाए वह क्षण भर के लिए ठिठका रहा। सुअर की थूथनी अभी भी आगले पैरों पर थी और वह खरबूजे के छिलके को सूंघ रहा था।
उसकी लाल लाल आँखें चिम मिचमिचा रही थीं। पीठ के पीछे उसकी नन्ही सी पूँछ बराबर हिल रही थी। अगर यह हिले डुले नहीं और सिल सीधी उसके शरीर पर जा पड़े तो कहीं पर तो वह वार करेगी और कोई ना कोई अंग तो सुअर का टूट कर रहेगा ही। अगर एक टांग ही टूट जाए तो वह भी गनीमत है, उसका चलना पहले से कठिन हो जाएगा। फिर दोनों हाथ तौलकर नत्थू ने सिल को सुअर पर दे मारा। आले में रखे दिए की लौ थर्राई और दीवारों पर साए डोल गए। सिल सुअर के लगी थी, लेकिन नत्थू ठीक तरह से नहीं जानता था कि कहाँ लगी है। सुअर जोर से किकियाया और सिल खटाक से फर्श पर जा गिरी। नत्थू सिल फेंकते ही पीछे हट गया और सुअर की ओर घूर घूर कर देखने लगा। नत्थू को देखकर आश्चर्य हुआ। सुअर की अधमुंदी आंखें मिचमिचा रही थीं और उसकी थूथनी अभी भी अगली टांगों पर टिकी हुई थी। सहसा सुअर गुर्राया और पिछली दीवार से हटकर कोठरी के बीचों बीच आने लगा। वह दाएं बाएं झूल रहा था। नत्थू एक ओर को आंगन में खुलने वाले दरवाजे की ओर सरक कर खड़ा हो गया। दिए की अस्थिर रोशनी में सुअर एक काले पुंज की तरह आगे बढ़ता आ रहा था। सिल उसके माथे पर पड़ी, जिससे वह शायद चकरा गया था और उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नत्थू डर गया। सुअर जरूर उसकी ओर बढ़ता आ रहा है और वह उसे जरूर काट खाएगा। सिल का उस पर कोई असर हुआ नहीं, जान पड़ता था। नत्थू ने झट से दरवाजा खोला और कोठरी के बाहर हो गया। उसे लगा किसी मुसीबत में जान फंस गई है। वह बुदबुदाया और आंगन में आकर मुड़ेर के पास खड़ा हो गया। बाहर पहुंचकर स्वच्छ बहती हवा में उसे राहत मिली। कोठरी के घुटन और बदबू में वह परेशान हो उठा था। पसीने से तर उसके शरीर को हवा के हल्के से स्पर्श से असीम आनंद का अनुभव हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे वह फिर से जी उठा है। उसकी शिथिल मरी हुई देह में फिर से जान आ गई है। मुझे क्या लेना है इस काम से? सलोत्री को सुअर नहीं मिलता तो ना मिले, मेरी बला से। मैं कल मुराद अली के सामने 5 का नोट पटक दूंगा और हाथ जोड़ दूंगा। यह मेरे बस का नहीं है हुजूर, मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरा क्या बिगाड़ लेगा? 2 दिन मुझे बनाए रखेगा। मैं घुटनों पर हाथ रखकर उसे मना लूँगा। मुड़ेर के पीछे वह ठिठका खड़ा रहा। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में उसे आसपास का सारा इलाका पराया और रहस्यपूर्ण सा लग रहा था। नत्थू की देह शिथिल पड़ गई थी। उसका मन हुआ वहीं खड़ा खड़ा मुड़ेर पर सिर रखकर झपकी ले ले। कोठरी में से बाहर निकलकर वह जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया। स्वच्छ शीतल हवा और चारों ओर छितरी चांदनी में उसे अपनी स्थिति पर रुआई सी आने लगी। बाहर आकर उसे अपने हाथ में पकड़ा छुरा असंगत सा लगने लगा। उसका मन हुआ वहाँ से भाग जाए, कोठरी में झांक कर देखे भी नहीं और भाग जाए। कल सुअर बाड़े का पूर्विया जरूर इधर से गुजरेगा और कचरा देखकर ही समझ जाएगा कि सुअर कोठरी में होगा और वह उसे हाँक कर वहाँ से ले जाएगा। साथियों, यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी जो नत्थू जो कि सुअर को मारने के लिए आया है, तो उसकी कोई उम्मीद नहीं है कि सुअर मर गया है। वो जान नहीं पाया है भी सुअर मरा है कि नहीं मरा है। उसे फिर से अपनी पत्नी की याद सताने लगी। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसके साथ हौले हौले बतियाते हुए ही उसके क्षुब्ध व्याकुल मन को चैन मिल सकता था। कब वह झंझट खत्म होगा और कब वह उसके पास चमारों की बस्ती में लौट पाएगा। सहसा दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 3 बजाए और नत्थू की सारी देह थरथरा गई। उसकी नज़र उसके हाथ पर गई
जिसमें अभी भी वह छुरा पकड़े हुए था। एक गहरी टीस उसके मन में उठी, अब क्या होगा? वह यहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है, जबकि सूअर अभी तक नहीं मरा? जमादार छकड़ा लेकर आया ही चाहता होगा। वह उसे क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? आकाश में हल्की सी पीलिमा घुल गई थी, पाँव फटने वाली थी और वह अभी तक अपने काम से निपट नहीं पाया था। उसे अपनी स्थिति पर रुलाई आने लगी। घबराया हुआ सा वह कोठरी की ओर गया। धीरे से दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर झांका। कोठरी का दरवाज़ा खोलते ही बदबू का भभूका सा जैसे उस पर झपटा, लेकिन दिए की रोशनी में उसने देखा कि किसी अंतः प्रेरणावश नत्थू को लगा जैसे अब उसे मार गिराना इतना कठिन नहीं होगा। नत्थू ने दरवाज़ा भेड़ दिया और फिर आले के नीचे चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और एकटक सूअर की ओर देखने लगा। नत्थू के अंदर आ जाने पर सूअर ने अपना नथुना उठाया। नत्थू को लगा जैसे सूअर का नथुना ज़्यादा लाल हो रहा है और सूअर की आंखें सिकुड़ी हुई हैं। उस पर फेंकी हुई पत्थर की सिल सूअर के पीछे कुछ दूरी पर पड़ी थी। दिए की टिमटिमाती लौ ने फिर झपकी ली और आहिस्ते रोशनी में नत्थू को लगा जैसे सूअर फिर से हिला है और चलने लगा है। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। सूअर सचमुच हिला था और चलने लगा है। हिला था, वह सचमुच ही बोझिल स्थिर गति से आगे की ओर नत्थू की ओर बढ़ने लगा था। दो एक कदम दाएं बाएं झूल कर चलने के बाद एक अजीब सी आवाज़ सूअर के मुंह से निकली। नत्थू फिर से छुरा ऊंचा उठाकर फर्श पर पैरों के बल बैठ गया। सूअर ने 2-3 कदम और आगे की ओर बढ़ाए। उसका नथुना अपने पैरों की ओर और अधिक झुक गया और नत्थू के पास पहुँचते न पहुँचते वह एक ओर लुढ़क कर गिर गया। उसकी टांगों में एक बार जोर का कंपन हुआ, मगर कुछ क्षणों में ही वे हवा में उठी की उठी रह गईं। सूअर ढेर हो चुका था। नत्थू ने छुरा फर्श पर रख दिया, मगर उसकी आंखें अभी भी सूअर पर लगी थीं। तभी पड़ोस के किसी घर में किसी मुर्गे ने पर फड़फड़ाए और बांग दी। उसी समय दूर कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते छकड़े की आवाज़ आई और नत्थू ने चैन की सांस ली। और इस प्रकार से इस संवाद में हम देखते हैं कि नत्थू ने किस प्रकार से सूअर को मारा है, जबकि मुराद अली जो अंग्रेज़ का कारिंदा है उसने नत्थू को सूअर मारने के पैसे दिए हैं और बताया है कि सलोत्री साहिबा को वो किसी डॉक्टरी काम के लिए चाहिए, लेकिन वह उस खबर से अनजान है कि उस सूअर का क्या किया जाएगा। और इसी प्रकार से जो अन्य कमेटियां हैं वह अन्य काम भी करती हैं, जैसे कांग्रेस कमेटी जो है वह प्रभात फेरी निकालती है। तो अब हम अगले कथा संवाद में आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे इस उपन्यास को पूरा सुनना चाहते हैं तो हमारे कथा संवाद के साथ बने रहें। हम आपको इस उपन्यास की पूरी कथा वस्तु सुनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।